चलिए जी अब जरा देखते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना हमारे पास जो MCQs हैं, एक मिनट जरा इसको देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए अब जरा देखिएगा। देखें, अगर हमारे पास जो है वो 7 गर्ल्स जो है वो एक स्ट्रेट बेंच पर बैठती हैं, तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो अगर 7 गर्ल्स हैं और एक वो स्ट्रेट बेंच पर बैठेंगी, तो स्ट्रेट बेंच के लिए जो है वो n फैक्टोरियल होगा, 7 फैक्टोरियल होगा। कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा जो भी उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है जी। अगर वो एक राउंड टेबल के अराउंड में बैठ रही हैं, तो राउंड टेबल के अराउंड में बैठने का मतलब है कि फिर हमारे पास जो है वो n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। n-1 के फैक्टोरियल का मतलब है 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 720 इसका रिजल्ट होगा। ये 4050 या 5040 ऐसा कुछ होता है, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं आ रहा। ठीक है, वो कैलकुलेटर से निकाल लें जो भी है। तो हमारे पास जो सर्कुलर अरेंजमेंट है, उसके बेसिकली जो है वो दो हमारे पास फॉर्मूले हैं। एक हम जो है वो ये कहते हैं कि अगर सिंपल अरेंजमेंट हमारे पास है, सिंपल अरेंजमेंट है तो वो n फैक्टोरियल हमारे पास होगा, ये सिंपल अरेंजमेंट के लिए होगा। इसीलिए और इसके अलावा सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए जो है वो n-1 का फैक्टोरियल है, या 1/2 टाइम्स ऑफ n-1 का फैक्टोरियल है। ये दो हमारे पास हैं। ठीक है, ऑर्डर होता है, साइक्लिक ऑर्डर है, और वो है इस तरीके से। ये हम वैसे बात कर भी चुके हैं। सिंपल आसान अल्फाज में आप जो है ना वो ये समझ लीजिए उसको, क्वेश्चन को समझने के लिए, कि अगर हमारे पास जो है जो डेटा है, अगर हम ये कहते हैं कि उसको उसकी पोजीशन हम फिक्स नहीं करते, तो उस सूरत में जो है वो n-1 का फैक्टोरियल, यानी सपोज हम यहाँ पर ये कहें कि हमारे पास जो है वो 7 जो है वो डिफरेंट, वो बुक में भी एक क्वेश्चन है, कलर्ड बीड्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम इन्हें अरेंज कर रहे हैं, लेट सपोज हम इसको अरेंज कर रहे हैं इन आ रो, अगर हम इसे रो में अरेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। अगर हम इसे अरेंज कर रहे हैं रो में, अगर हम इसे अरेंज कर रहे हैं इन सर्किल ऑन अ टेबल, अगर हम इसे सर्किल पे अरेंज कर रहे हैं टेबल में, तो ये हो जाएगा 7-1 का फैक्टोरियल। और इसी तरीके से अगर हम इससे फॉर्म कर रहे हैं इनटू अ नेकलेस, तो उस सूरत में ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ n-1। सो अगर टेबल पर है तो वो हम उसकी पोजीशन को इजीली चेंज कर सकते हैं, बट अगर नेकलेस बना रहे हैं तो वो फिक्स हो जाते हैं, फिर वो एक साइक्लिक ऑर्डर और वो चीजें आ जाती हैं, तो उस सूरत में n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर गार्लैंड फॉर्म कर रहे हैं, मतलब आप एक गुलदस्ता बना रहे हैं, तो 1/2 टाइम्स ऑफ n-1 का फैक्टोरियल। लेट सपोज आपने की को जो है वो की रिंग में आप अरेंज कर रहे हैं, अब की रिंग में अगर वो हैं तो भी वो 1/2 और n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इस तरीके से है। इसी तरीके से अगर 7 गर्ल्स हैं, एक स्ट्रेट बेंच पर बैठ रही हैं, तो 7 फैक्टोरियल, बट अगर राउंड टेबल के राउंड में बैठ रही हैं तो उस सूरत में n-1 का जो है वो क्या होगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये ख्याल रखिएगा। 6 फैक्टोरियल 720 होगा, वो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो ठीक है जी, 6 फैक्टोरियल होगा। उसके बाद 51 देखिएगा, ये एमसीक्यूज भी कई दफा पेपर में आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है। ठीक है जी। S48, पता नहीं क्या लिखा है, एमसीक्यूज नंबर शायद 48, नहीं पता नहीं क्या है, चले। उसके बाद जरा देखिएगा 51 है। अगर दो मैट्रिसेस जो हैं 51 में, देखिएगा 51 में ये है कि इफ टू मैट्रिसेस हैं ए और बी, ए का ऑर्डर है m×n और बी का ऑर्डर है m×p, तो a डॉट बी का ऑर्डर क्या होगा। अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें ना, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर पता है क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है पहले की रोज और दूसरे का कॉलम। जितनी पहले की रोज हैं उतनी उसकी रोज होंगी, जितने दूसरे के कॉलम्स हैं उतने उसके कॉलम होंगे। m×p, ये 2009 में फर्स्ट टाइम भी आया था जब पेपर पैटर्न चेंज हुआ, एमसीक्यूज आए, उससे पहले एमसीक्यूज नहीं होते थे। कई दफा आया, दोबारा आ सकता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ख्याल रखिएगा। दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ए का ये ऑर्डर है, बी का ये ऑर्डर है, नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है जी। मल्टीप्लाई होने के बाद उसका ऑर्डर क्या आएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद जितनी पहले की रोज है ना रिजल्टेंट की, उतनी रोज होंगी, जितने दूसरे के कॉलम्स हैं रिजल्टेंट के उतने कॉलम्स होंगे। m×p होगा, ये ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यूज पेपर में आ सकता है। द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट, देखें डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी सारे जीरो हैं।
अब सारे डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल हो जाएं तो उस सूरत में वो क्या कहलाता है, उस सूरत में वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे ही है ना, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सिर्फ डायगोनल में मैट्रिक्स होंगे, कुछ स्टूडेंट ने स्केलर आंसर दिया, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे, वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल हो जाएं तो स्केलर होंगे, और अगर वो सारे 1 1 1 हो जाएं तो फिर वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। ठीक है जी, नल मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स तो ऐसे नहीं होता, नल मैट्रिक्स होता है। A coin is tossed thrice, एक कॉइन 3 दफा टॉस किया गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स, 3 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी, 3 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8। टोटल रिजल्ट्स 8 है, एक कॉइन 3 दफा टॉस किया गया, टोटल 8 ऑप्शंस होंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 टोटल 8 रिजल्ट्स होंगे। अब अगर तीनों टेल हो तो एक ही ऑप्शन है कि तीनों कॉइन पे टेल आ जाए, तो 1/8। अगर तीनों हेड्स हो तो भी एक ही ऑप्शन होगा, तीनों हेड्स होंगे तो भी हमारे पास 1/8 होगा। ठीक है जी। उसके बाद 1 + 2x + 3x² एंड सो ऑन, तो इसे फॉर्मूले में क्लोज करेंगे तो किसके फॉर्मूले में क्लोज होगा, ये 2 3 है, ये आपको जो है वो क्या करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और वो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास है 1 + x⁻⁻1, तो ये इक्वल होगा 1 - x + x² प्लस एंड सो ऑन। अगर हमारे पास है 1 - x⁻⁻1, तो 1 + x + x² प्लस x³ एंड सो ऑन, ये हमारे पास है, ख्याल रखिएगा। अगर दोनों के दरमियान में भी माइनस है, पावर भी माइनस है, तो सारे प्लस होंगे। और पावर तो लाजमी माइनस होनी चाहिए, क्योंकि अगर पावर प्लस है तो फायदा नहीं है, और बीच में भी अगर प्लस है तो फिर यहाँ पर ऑल्टरनेट साइन आएंगे, ऑल्टरनेट। इसी तरीके से अगर ये हमारे पास है 1 + x⁻⁻2, तो ये इक्वल होगा 1 - 2x + 3x² -4x³ एंड सो ऑन। और अगर हमारे पास जो है वो 1 - x⁻⁻2 है तो सारे प्लस हो जाएंगे, 1 + 2 + 3x² +4x³ एंड सो ऑन। तो अगर दोनों माइनस है तो सारे प्लस होंगे, बीच में माइनस और बीच में प्लस और ऊपर माइनस है तो साइन ऑल्टरनेट। पावर 2 है तो 1 2 3 4 कोफिशिएंट होंगे, पावर 1 है तो फिर सबका कोफिशिएंट 1 होगा। ठीक है जी। सर पावर 2 की जगह n वाला फॉर्मूला, n वाला फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मूला है ना, 1 + x⁻n, तो 1 + nx + n × n - 1 2 फैक्टोरियल x²। किसी ने कहा कि अगर 1 या 2 की जगह पर n है तो फिर वो जनरल फॉर्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है ना वो क्या होगा, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, सॉरी चल नहीं रहा, एक मिनट। ठीक है, चलिए। तो 1 2 3 4 है, सारे पॉजिटिव हैं, तो 1 - x⁻⁻2, ठीक है ना, दोनों माइनस होंगे, सारे प्लस हो जाएंगे, और कोफिशिएंट 1 से ज्यादा है। सर 2 की पावर n वाला फॉर्मूला हम हमेशा, अच्छा हेड टेल वाले की शायद बात हो रही है, 2 की पावर n, 2 की पावर n बिल्कुल ये टोटल रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, हमने शुरू में भी बात की थी। एक कॉइन टॉस होगा 2 की पावर 1, 2 रिजल्ट होंगे, 2 कॉइन टॉस होंगे 4 रिजल्ट होंगे, 3 कॉइन टॉस हो या एक कॉइन 3 दफा टॉस हो तो टोटल 8 रिजल्ट्स हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास एक डाई रोल होगा 6 की पावर 1, एक डाई 2 दफा रोल हो 6 की पावर 2, टोटल 36 रिजल्ट्स होते हैं। एक कॉइन 3 दफा रोल हो या 3 कॉइन अगर आप एक साथ रोल करें तो 216 रिजल्ट्स ऑप्शन जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो बनते हैं 6 की पावर 3। ठीक है जी, इस तरीके से। चलिए जी, उसके बाद ये हमारे पास है n = 1 से लेके 3 तक और n³, इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट आप देखें, फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। n की जगह पर 1 रखा, 1 का क्यूब, 2 रखा, 2 का क्यूब, और 3 रखा, 3 का क्यूब। ये हम डिटेल में सारा डिस्कस कर चुके हैं ना इसी तरीके से। तो ये क्या होगा जी, ये होगा 1 8 और 27, 1 8 27 कितना होगा, 9 और 29 26, नहीं कितना, ये हो गया 10 30 36, 36
36 हो गया ना, 36। तो फॉर्मूला लगाएं फिर सॉल्व करें, बेहतर है कि आप डायरेक्टली रख के इसको देख लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद है इफ 10 इज ग्रेटर देन 0, अगर 10 ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब है 10 पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव होता है पहले या तीसरे क्वाड्रेंट में। और उसके बाद है कॉसेक लेस देन 0 यानी कॉसेक नेगेटिव, 10 पॉजिटिव कॉसेक नेगेटिव, यानी हमारे पास जो 10 है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। और उसके साथ साथ कॉसेक, जो कॉसेक का साइन होगा वही साइन का साइन होगा, जो कॉसेक का साइन होगा वही साइन का साइन होगा। 10 पॉजिटिव साइन नेगेटिव, 10 पॉजिटिव साइन नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा जी, ये कॉसेक लिखा हुआ है, ठीक है। 10 पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, तो 10 पहले में और तीसरे में और साइन तीसरे में, तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, क्वाड्रेंट बनेगा तीसरा, क्वाड्रेंट बनेगा तीसरा। अच्छा एक एक मिनट आप लोग रुकिएगा, मेरी कॉल एक आ रही है।
जी सॉरी, मैंने म्यूट किया हुआ था। अच्छा, 48 में ऑप्शन सी है, ये मुझे दो तीन ने फिर कहा, बिल्कुल ठीक है, मुझे भी आ गया। पहले नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव है। ए सी एक्स कोऑर्डिनेट दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, दोनों वाई कोऑर्डिनेट, बीच में माइनस आता है, पहले का एक्स दूसरे का वाई, पहले का वाई दूसरे का एक्स और प्लस आता है। ठीक है जी, ये ऑप्शन इसका सी है, ये याद रखिएगा, बस ये आपको याद होना चाहिए। चलें, तो ये हो गया। ठीक है जी, उसके बाद ये हमने डिस्कस कर लिया था, ये भी हमारे पास अच्छा हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, 1 - 2 sin² थीटा/2। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 - 2 sin² थीटा/2, तो sin² थीटा/2, और ये हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होगा, sin²थीटा/2। अब देखें, इसे सॉल्व करने के लिए जो है ना, आप 1 sin²थीटा/2 हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, या नहीं, देखें सिंपल हाफ एंगल फॉर्मूला है ना, बस हाफ एंगल फॉर्मूले से कर लें। देखिए यहाँ देखिएगा, हमारे पास कॉस, अच्छा फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, ख्याल रखिएगा। cos 2 थीटा जो है वो इक्वल, जो स्टैंडर्ड है ना, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है cos² थीटा माइनस sin²थीटा। ऐसा करते हैं, वहां चलते हैं, यहाँ जगह कम है, जरा यहाँ देखिएगा। चलिए जरा देखिएगा, वी नो दैट के cos 2 थीटा जो है वो इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है cos² थीटा माइनस sin²थीटा। ठीक है जी, या ये इक्वल जो है वो क्या होता है, या ये इक्वल होता है 2 cos²थीटा-1, या ये इक्वल होता है 1 - 2 sin²थीटा। अच्छा, बेसिकली फॉर्मूला ये कहता है यहाँ जो एंगल है ना, यहाँ पर उसका हाफ आएगा। ठीक है, यहाँ पे उसका हाफ आएगा, बाकी तो फॉर्मूले के कोफिशिएंट्स वगैरह फॉर्मूले से आते हैं। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अगर ये हमारे पास cos थीटा हो जाए तो इक्वल होगा 1 - 2 टाइम्स ऑफ sin² एंगल का हाफ। यही पहला वाला ही लिख लेते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसी को जरा यहाँ देख लें। तो 1 - 2 टाइम्स ऑफ sin², अगर यहाँ 2 थीटा था तो थीटा, और अगर यहाँ पे थीटा है तो एंगल का हाफ, तो वहां पर यही कुछ पूछा जा रहा है। तो cos थीटा के इक्वल जो है वो होगा, अच्छा किसी ने मुझे आंसर भी बता दिया कि cos थीटा के इक्वल होगा, बिल्कुल ठीक है जी, ये cos थीटा के इक्वल होगा। यहाँ से ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा cos थीटा के। फॉर्मूले याद रखिएगा। ये भी एमसीक्यू जो है ना वो पेपर में आएगा, क्योंकि मैट्रिक का है, बट इंटर में कई दफा आ चुका है, इस पेपर में भी आएगा। सो ये मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जो है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो इसका जब हम मॉड निकालेंगे तो लेमडा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, लेमडा मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। शायद किसी ने आंसर बताया, देखते हैं जी। लेमडा मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ माइनस फॉर्मूले का, और 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ इज इक्वल टू 0। तो 6/4, 6/4 का मतलब है 3/2, 3/2, 3/2, 3/2, 3/2। ठीक है जी, काफी सारे स्टूडेंट ने 3/2 बता दिया। ठीक है, चलें जी, चलें, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारे पास है द सर्किल इंस्क्राइब्ड विद इन अ सर्किल। सर्किल जो है वो क्या है, इंस्क्राइब्ड है विद इन अ ट्राइंगल, सो दैट टचेज ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को अगर टच कर रहा है तो वो कैसा सर्किल कहलाएगा, सरकम सर्किल। सरकम सर्किल, ये भी सरकम सेंटर, सरकम सेंटर नहीं, सरकम सर्किल, इन सेंटर नहीं, इन सर्किल, इन सर्किल। सही जी, तीनों साइड को टच कर रहा है, सर्किल इन साइड है तो इन सर्किल कहलाएगा। अगर तीनों वर्टिसेस से पास होता तो सरकम सर्किल, तीनों वर्टिसेस से पास होता तो सरकम सर्किल, ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये याद होना चाहिए। चलिए, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 10, और R10 का मतलब है 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स -1। अच्छा, आप कैलकुलेटर से ये पूरा लिख के निकाल सकते हैं, 10 इनवर्स -1 -45, उसका 10 दिया, तो फिर अगेन आंसर -1 आ गया। आप कैलकुलेटर में, ठीक है जी, अंदला कह रहे हैं -1 आएगा, बिल्कुल आप इसको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर -1 आएगा। x + 3 आयोटा बराबर है 2y आयोटा के, x + y की वैल्यू।
तो ठीक है, जरा यहाँ देखिएगा, ये x प्लस 3 आयोटा बराबर है 2y आयोटा ना, 2y आयोटा, तो इसको लिख दें 0 प्लस 2y आयोटा। लीनियर लीनियर के इक्वल, तो यहाँ से जो है ना वो x किसके बराबर होगा, 0 के, x कोऑर्डिनेट x, सॉरी लीनियर नहीं, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। इसी तरीके से 3 इक्वल होगा 2y के, 3 इक्वल होगा 2y के। तो x जो है वो प्लस y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3/2, तो 0 प्लस 3/2, दिस इज 3/2, और x प्लस y रिस्पेक्टिवली नहीं, x कॉमा y रिस्पेक्टिवली, ठीक है, x कॉमा y रिस्पेक्टिवली 0 और 3/2। तो प्लस हमने भी प्लस वहां देख के निकाल लिया था, बट आगे हम गए नहीं, तो 0 और 3/2, 0 और 3/2 कहाँ है, 0 एंड 3/2, लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है जी, डी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद है द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम जो है वो क्या होगा, इनफाइनाइट जीपी का जो सम है उसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला है a/1 माइनस आर। a/1 - r निकाल लीजिए, a की जगह पर हाफ और 1 माइनस आर जो है वो भी हाफ है, तो हाफ से हाफ गया, बाकी क्या बचेगा, 1 बचेगा। सॉल्व कर लीजिएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 3 एपी की टर्म्स हैं। अगर ये एपी की टर्म्स हैं तो बीच वाला होगा अरिथमेटिक मीन, और वो किसके बराबर होगा, पहला प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, पहला प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, हम डिस्कस कर चुके हैं। ए यूनियन ए का बेसिकली ये ट्रांसपोज नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट होगा, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है जी। देखिए, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, जब आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया इसका मतलब है यू में से ए को माइनस कर दिया, यू में से ए को माइनस किया, अब वो बचा जो यू में है मगर ए में नहीं है, इसका ए के साथ यूनियन लिया, जब इसके साथ ए के साथ यूनियन लिया तो यू आ गया, और जब यू का कॉम्प्लीमेंट लिया, यू को यू में से माइनस किया, तो बचेगा नल सेट। सही है जी, कुछ बात समझ में आती है, इसको जरा हम अलग से करके भी देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, अगर हम ये कहें कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट, तो जरा यहाँ देखिएगा, पहले ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट लें। देखें, जब हम ये लेंगे ना तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि u माइनस ए, यू में से ए को माइनस किया, अच्छा ए माइनस हो गया, अब इसके रिजल्ट में वो एलिमेंट बचेंगे जो ए के नहीं होंगे, ए में नहीं होंगे, ए के अलावा यू, ए के अलावा यू, ए के अलावा यू का यूनियन लिया ए से, तो इसका आंसर यू ही आएगा, इसका जो आंसर है वो यू आएगा। अब क्या है, अब ये बेसिकली हमने पहले ये बीच वाली टर्म सॉल्व की, हमने पहले ये सॉल्व किया ना, हमने तो ये सॉल्व किया, ये सॉल्व कर लिया, इसका आंसर यू आया। अब हम क्या करें, अब हम उसका जो है वो ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इसमें से इसको माइनस किया, तो क्या बचेगा, नल सेट बचेगा। क्या बचेगा, नल सेट बचेगा, सॉरी, अच्छा सर ये कॉम्प्लीमेंट नहीं, ट्रांसपोज है भाई, ये ट्रांसपोज टी ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। मसला ये कि सेट में ट्रांसपोज नहीं होता, वो तो मैट्रिसेस में होता है ना, ये मैट्रिसेस नहीं है, और मैट्रिसेस में यूनियन नहीं होता, तो थोड़ा सा खोपड़ी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में सेट में कॉम्प्लीमेंट की जगह पे टी लिखा हुआ आया था ना, अब टी लिखा हुआ आया, तो वैसी टाइप हो गई, टाइपिंग मिस्टेक थी, जो भी थी, पेपर सेटर ने हाथ से लिखा, टाइपिस्ट को टी समझ में आया, उसने लिख दिया, इस वजह से है। ठीक है जी, ये जरा ख्याल रखिएगा, इस वजह से हमने यहाँ पर भी इसी तरीके से लिखा हुआ है, ताकि अगर वहां पर आता है तो आप थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि वहां कुछ और कर दें। चलिए जी, ये हो गया था इमेजिनरी पार्ट। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, सॉल्व करेंगे जी, जरा देखिएगा, सॉल्व करते हैं। आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और ये देखें 5 आयोटा स्क्वायर, 5 आयोटा स्क्वायर -1 है, तो ये -5 होगा, -5 होगा, तो -5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये -5 ही हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये -5 आयोटा हो जाएगा, सो दिस इज माइनस का 2 आयोटा। अब अगर ये माइनस का 2 आयोटा है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, माइनस का 2 होगा, ये होगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी, जरा सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये पूछ रहे हैं कि अगर इंटरसेक्शन हो, चलें जी जरा यहाँ देख लेते हैं। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता,
अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता, अगर इसी में किसी ने पूछा कि सर अगर ये इंटरसेक्शन हो, अगर ये इस तरीके से इंटरसेक्शन के साथ हो, तो चलें जी जरा पहले ये देखिएगा, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो क्या होगा, यू में से ए को माइनस किया, जब यू में से ए को माइनस किया तो ए निकल गया, वो बचा जो ए के अलावा है, जब ए के अलावा बचा, जब इंटरसेक्शन लिया तो नल आ गया। अब इसका आंसर नल आ गया, इसका आंसर नल आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम नल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब जब हम यहाँ पर नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो इसका मतलब है कि u में से नल सेट को माइनस किया तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा u। क्लियर है? तो थोड़ा सा खोपड़ी का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखें, अगर आप ये ना कर सके ना, अगर आप ये ना कर सके तो आसान तरीका ये है कि u को ले लें आप 1 2 3 बस, और a को आप ले लें सपोज 1 2। अब ये नहीं कि 1 से लेके 10 तक आपने ले लिया और लगे में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये ले लें और सॉल्व कर लें, आपको पता चल जाएगा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है जी, कर सकते हैं ना, ये तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, टक टक टक। आपने किया यू में से ए को माइनस किया, ए को माइनस किया, 1 2 माइनस हुए, 3 बचे, 3 बचा, 3 का ए के साथ यूनियन लिया, 3 का ए के साथ यूनियन लिया, 1 2 3 दोबारा आ गया, इसका मतलब है यूनिवर्सली आ गया, फिर उसको यू में से माइनस किया तो नल बचा। तो आप इस तरह जल्दी जल्दी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये ख्याल रखिएगा। सेट्स में ना आप इस तरीके से कर लें, और छोटे सेट लें, बड़े नहीं लें, बिला वजह अपने आप को मुश्किल में नहीं डालिएगा, टाइम कम होगा। चलिए उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन z इंटू जेड मॉड। तो ये z इंटू जेड बार का मॉड नहीं, ये बेसिकली पता है क्या, ये यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मॉड नहीं आएगा क्योंकि मॉड में तो नंबर मिल जाएगा, वो z के साथ तो इसमें से कुछ भी नहीं बनता। ये बेसिकली जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है, मॉड नहीं है। ये एमसीक्यूज ये होगा z इंटू जेड बार, इसका रिजल्ट क्या है, z इंटू जेड बार। अब z इंटू जेड बार जो है वो क्या है, अगेन देखें, अगर हम z को ले लें a प्लस आयोटा b, तो जो z का बार है वो क्या होगा, वो होगा a माइनस आयोटा b, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नहीं प्लस b का स्क्वायर। कैसे आंसर आएगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस हो गया, और जो ये प्लस हो गया ना, इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जेड मॉड के स्क्वायर को। जेड मॉड का जो स्क्वायर है ना, जेड मॉड वो होगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो ये है, ठीक है जी, वो ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। जी डिनोमिनेटर में आयोटा होगा तो रैशनलाइज करके सॉल्व कर लेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नीचे माइनस का साइन आ जाएगा फिर। अच्छा जी, उसके बाद W इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है जी, एमसीक्यूज भी आ सकता है, इसको सॉल्व करें। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 एज इट इज रहा, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो ये होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 है, तो ये है 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1 इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये ऑप्शन है। ठीक है जी, अब जरा जल्दी जल्दी कर लें भाई। ठीक है, कुछ ने 9 बताया, टाइम काफी हो रहा है। उसके बाद ए बी सी अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, ए बी सी का ट्रांसपोज हो या उसका इनवर्स हो, ऑर्डर चेंज होगा, पावर सब पे आ जाएगी, ऑर्डर चेंज होगा, ऑर्डर चेंज होगा, पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, और अगर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज आ जाएगा, और अगर इनवर्स है तो इनवर्स आ जाएगा। ख्याल रखिएगा, दोनों तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। हार्मोनिक मीन 3 और 6 का हार्मोनिक मीन, 3 और 6 का हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ दोनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो 9 और ऊपर कितना आएगा, ऊपर जो भी आएगा 3 3 और 3 2 2 4, आंसर शायद 4 आ रहा है। ठीक है जी, सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट जरा देखते हैं, बस खत्म होने वाले हैं। ठीक है, कोई किसी ने ऑप्शन बताया 4 बताया। ठीक है जी, द नंबर ऑफ परमोटेशन ऑफ द लेटर कमेटी, कमेटी के कितने जो है वो परमोटेशन बन सकते हैं, कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल तो हो गए 9। अब जो रिपीट हो रहे हैं, 2 M है, 2 T है, 2 E है,
तो 2m 2t 2e 9 और 2 कहीं है भाई, ये पहला वाला, ठीक है ना जी। अच्छा ख्याल रखिएगा, अगर ये एज अ क्वेश्चन आता है ना तो कम से कम भी 5 नंबर का होगा। उस सूरत में आप वर्ड को लिखिएगा, फिर लिखिएगा कि हेयर टोटल जो लेटर्स हैं वो कितने हैं, 9 हैं, एम कितने हैं, एम जो है वो 2 हैं, टीज आर 2, ईज आर 2, देन आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा एन और पी क्यू आर और फिर 9 2 2, फिर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एमसीक्यूज में आएगा तो बस डायरेक्ट आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। सर कहीं पर कंसेक्यूटिव लिखा होता है, कंसेक्यूटिव कहाँ लिखा होता है भाई, कहाँ पे, समझा नहीं, नहीं समझ में नहीं आया भाई आपका एमसीक्यूज, जरा ये कर लें फिर बात करते हैं। अच्छा जी, इफ आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू द आर, अगर एस और आर बराबर है, फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अगर दोनों इक्वल हैं, एस को आर कर दें, आर को एस कर दें, जो भी कर दें, उस सूरत में थीटा क्या होगा, ये एस से एस कैंसिल और थीटा इक्वल हो जाएगा 1। अच्छा ये क्या होगा 1, ये होगा 1 रेडियन, ख्याल रखिएगा यहाँ थीटा रेडियन में होता है, तो 1 रेडियन, ये आ गया 1 रेडियन, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या है, इन अ ट्राइंगल गैमा 90 दिया हुआ है। अच्छा अब जरा देखिएगा, एक ट्राइंगल एबीसी में अगर गैमा जो है वो 90 है, सॉरी ये वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं ना, अगर गैमा जो है वो 90 है तो लॉ ऑफ कोसाइन रिड्यूस हो जाएगा, किससे रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पैथागोरस बन जाएगा ना, ये जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, ठीक है जी। ऑप्शन ही बताया है किसी ने। चलें, इफ आर कॉस थीटा बराबर है 4 और आर साइन थीटा बराबर है 3, तो आर क्या होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से फाइंड कर लें आर क्या होगा, किस तरीके से पता चलेगा, आप किस तरह फाइंड करेंगे जी कि आर क्या होगा, बताइए। दो तरीके हो सकते हैं, आप एंगल फाइंड करने के बाद कर लीजिए या वैसे कर लें। ऑप्शन बी, मैंने रट्टा लगाया हुआ, किसी ने कह रहे हैं आंसर 6 होगा। चलें, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द आर, वी हैव टू फाइंड द आर। तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो क्या है, देखें आप यहाँ से दो काम कर सकते हैं। एक काम तो आप ये कर सकते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, जरा यहाँ देखिएगा, यहीं पे चल क्यों नहीं रहा, अच्छा सॉरी, ये है ना, यहीं पे इसको सॉल्व करें। यहाँ देखें, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें, आर साइन थीटा 3 है, आर कॉस थीटा और ये 4 है। ये इस साइन वाले को कॉस वाले से डिवाइड किया, आर से आर कैंसिल, साइन बाय कॉस 10 होगा, 10 थीटा बराबर होगा 3/4। यहाँ से थीटा फाइंड कर लें, थीटा इक्वल हो जाएगा 10 इनवर्स और 3/4। इसका आंसर निकाल लें, इसका जो भी पॉइंट्स में आंसर आएगा ना एंगल का, उस एंगल को या तो कॉस थीटा की तरफ रख लें या साइन थीटा की तरफ रख लें और उसके बाद वैल्यू फाइंड कर लें। आप सिंपली ये कर सकते हैं। तो क्या आंसर आ रहा है बता दें जरा निकाल के, कोई बताएगा। किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 6, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, बताइए। या एक और काम कर लें, ठीक है, बगैर कैलकुलेटर के, जरा यहाँ देखें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, सॉरी स्क्वायर करके ऐड कर लें, भाई चल नहीं रहा, स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर करके ऐड करें। अब जरा देखें, स्क्वायर करके जब आप ऐड करेंगे, जरा यहाँ देखिएगा, स्क्वायर किया ये होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 16, ये होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 9, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और ये कितना हो गया 25 और आर बराबर होगा 5 के। ये ज्यादा आसान है आपके लिए, ठीक है जी। वैसे किसी ने 5 कहा था, 6 भी कहा था, स्क्वायर करके ऐड कर दें, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 16 प्लस 9 ना, वो 1 हो गया, इस तरीके से सॉल्व कर लें, ठीक है। 5 5 5 आ रहा है सबने का। चलें, इफ द सम ऑफ रूट, यहाँ देख लें, इफ द सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, अगर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल है तो ये बताएं। देखिए सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट होगा माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा
सी ओवर बी ओवर ए 6 है, सी ओवर ए, ये 6 से 6 कैंसिल, क्या हो गया भाई, 6 क्यों मेरा खराब हो रहा है, मीटिंग भी एंड होने वाली है। चले, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है 6, ठीक है जी, ये 6 आ जाएगा, दोनों कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, m किसके इक्वल होगा 5/3 प्लस 5/3, ठीक है। सम ऑफ रूट अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर है तो ये रिजल्ट होगा 5/3 आ रहा है, 5/3 आ रहा है, ठीक है जी। लेस देन 1 मिनट रह गया, मीटिंग एंड करके वैसे वापस आ जाते हैं, अगर कुछ डिस्कस आपने करना है तो कर लें, ये हमने एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए, ऐसा करें वापस आ ही जाएं तो एक दो बातें कर लेते हैं, उसके बाद